चलिए आज नए वीडियो के साथ इसमें देखते हैं 9th का जो पिछले वीडियो में हम बताए थे आपका वहां तक का पॉइंट सारा क्लियर कर दिए थे। अब यहाँ से देखते हैं आज का हेडिंग है हमारा पदार्थ का भौतिक प्रकृति। तो पदार्थ का भौतिक प्रकृति है क्या, सबसे पहले समझेंगे। तो पदार्थ का भौतिक प्रकृति जैसे क्या कि किसी पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। जैसे मान लीजिए जाए हम लेते हैं कोई कण, जैसे ईंट का कण हो गया या कोई भी कण है, तो ईंट जो छोटे छोटे कणों से मिलके एक बड़ा ईंट का निर्माण होता है ना। फिर मान लीजिए जैसे हम लोग लेते हैं पानी, तो पानी में देखिएगा कोई भी चीज को हम मिला देते हैं। कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए हम लोग के घर में कोई मेहमान आ जाए, है ना। मेहमान आने के बाद देखते हैं कि मम्मी घर में दौड़ी और दौड़ के थोड़ा सा जल्दी अंदर गई और अंदर में से एक लोटा पानी और चीनी को मिलाना स्टार्ट कर दी। थोड़ा चीनी ले ली और एक लोटा पानी ले ली, उसमें मिलाना जैसे स्टार्ट किया तो वो चीनी क्या है, पानी के अंदर घुल गया। घुलना तो उसका इसका मतलब है कि चीनी पानी के अंदर अगर घुला है तो उसके अंदर स्थान है और वो छोटे छोटे कण जो है उसके अंदर मिक्स हो गया, यानी घुल गया पूरी तरह से। तो उसी तरह से बहुत सारे इसका प्रकृति है। तो देखेंगे एक एक प्रकृति के बारे में, समझेंगे, जानेंगे कि एक एक प्रकृति है क्या, है ना। तो पदार्थ की भौतिक प्रकृति का पहला पॉइंट हम देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट क्या है, हम इस अगर सवाल बोर्ड में अगर पूछ दिया जाए, 9th का अगर एग्जाम हो, उस एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आप इसका जवाब कैसे दीजिएगा। तो अगर पूछे कि पदार्थ की भौतिक प्रकृति को लिखे, है ना, सवाल अगर रहेगा कि पदार्थ की भौतिक प्रकृति को लिखे, तो आप लिखिएगा पदार्थ की भौतिक प्रकृति निम्नलिखित है। नंबर 1 हो जाएगा, है ना। अब नंबर 1 हो गया। नंबर 1 क्या लिखिएगा, सवाल का जवाब हो गया क्या, पदार्थ की भौतिक प्रकृति निम्नलिखित है। नंबर 1 में लिखिएगा पदार्थ कणों का बना होता है। क्या होता है, पदार्थ कणों का बना होता है। अब इस पॉइंट को हम समझेंगे, पदार्थ कणों का बना होता है कैसे है, यह बात सच है या गलत है। अब हम लोग एक चीज, कोई बिंदु ले लेते हैं, कोई एक मुख्य बिंदु को मान लीजिए, जैसे हम लोग जल को लिए, तो जल जो है अगर हम थोड़ा सा एक इस बर्तन में ले लेते हैं तो इस बर्तन के भांति में चला जाता है ना। फिर अगर हम इससे बड़ा भांति में ले लेते हैं वही पानी को, जल को, तो उसके अनुसार वो चल जाता है। यानी अगर इस जल में अगर इतना पानी है तो ये अगर उससे थोड़ा कम होगा, क्योंकि इसका ये बर्तन का आकार बड़ा है और ये बर्तन का आकार छोटा है। तो जल में छोटे छोटे कण हैं, ये कणों जो है बना है और ये कण जो है दर्शा रहा है कि पानी इसमें इतना आकार है, इसमें इतना आकार है। इससे और सरल एग्जांपल जैसे मान लिया जाए बालू ले लेते हैं, जो हमारे नदी के किनारे या नदी में मिलता है। देखिएगा बालू का बहुत सारा ढेर अगर पड़ा रहता है तो बालू अगर हाथ में जैसे ऐसे करके उठाइए और ऐसे करके छोड़ दीजिए तो आप एकदम पूरा धीरे धीरे आपके मुट्ठी से सरकना स्टार्ट हो जाता है और उसके छोटे छोटे कण इस तरह से छोटे छोटे कण गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस कण को अगर एक जगह कर दिया जाए, जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो घर बनाने के दौरान क्या करते हैं, सीमेंट को मिलाते हैं, है ना। सीमेंट में बालू को डालते हैं और बालू को डालने के बाद ये एक ईंट को जोड़ने का कार्य करता है या प्लास्टर करने का कार्य करता है। लेकिन यह जब सीमेंट मिल जाता है तो कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे कण जुड़ के एक घर को बनाने का काम करता है, प्लास्टर करने का काम करता है। तो इसका मतलब यह है पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, यह बात सत्य है। प्राचीन के जो भी वैज्ञानिक थे उस समय ऋषि कनाद हुआ करते थे और बहुत सारे लोग बाद में जो वैज्ञानिक आए, लेबोजियर आए, ये सब सारे डिफाइन किए पूरा कि पदार्थ जो है कणों का बना होता है। लेकिन प्राचीन युग में ही इस बात को प्रमाणित हो चुका था। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे में हम लिखना चाहेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे जल, है ना, फिर क्या हो जाएगा बालू, और आपके आसपास जितने भी वस्तु है, जितनी वस्तु क्या है, हम लोग सबसे ज्यादा वस्तु को क्या देखते हैं, मोबाइल, है ना। तो मोबाइल भी हमारा क्या है, पदार्थ का छोटा छोटा कण। जैसे मोबाइल का कवर क्या होता है, प्लास्टिक। प्लास्टिक के छोटे छोटे कण, कहा जाता है कि एक प्लास्टिक का निर्माण, जो हम लोग जैसे सब्जी वगैरह लाने के लिए जाते हैं तो हमें
पॉलीथीन दिया जाता है। तो पॉलीथीन का जो निर्माण होता है वो 10,000 अणु को मिलाने के बाद वो निर्माण होना स्टार्ट होता है। जैसे कि आप कभी देखिएगा, कागज को अगर फाड़ना चाहिए तो ऐसे करके फाड़िए तो फट जाएगा, लेकिन आप प्लास्टिक को ऐसे करके फाड़िए कभी नहीं फटेगा, वो हमेशा एक घिंचाते जाएगा, थोड़ा सा स्पेरिकल तरह से घिंचाते जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अणु जो इतने साझे के रूप में होता है कि उसे फाड़ना आसान नहीं है। इसीलिए कि आज के वर्तमान समय में पोल्यूशन का यानी प्रदूषण का सबसे बड़ा मुख्य कारण बन चुका है क्या? प्लास्टिक। क्योंकि प्लास्टिक सड़ता जल्दी नहीं है, और इसका सड़ाने के इसको मतलब वैज्ञानिक आज तक ऐसा कोई यंत्र या ऐसा कोई केमिकल नहीं उत्पाद कर पाया जो कि प्लास्टिक को क्या कर सके, वो एक पूरी तरह से सड़ा सके, है ना। तो प्रदूषण का भी सबसे बड़ा कारण बना हुआ है पॉलीथीन, और हम लोग जितना कम पॉलीथीन यूज करें, क्योंकि आज दिन कैंसर बीमारी हो रहा है ना, पोल्यूशन के शिकार से हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ओजोन में छिद्र हो रहा है, तो इसलिए कि हम लोग का भी एक सोच बने कि पॉलीथीन का मतलब उपयोग कम किया जाए, है ना। चलिए, तो एग्जाम्पल में बालू हो गया, ठीक है, और क्या, मोबाइल ले लीजिए आप, ठीक है, पत्थर ले लीजिए इत्यादि। बात समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। अब चलिए इसको समझते हैं, इस बिंदु को। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। सबसे पहले हम लोग एक अभी एग्जाम्पल क्या लिए थे? चीनी और पानी का घोल, है ना। जैसे मम्मी अगर घर से मम्मी जो है, अगर घर कोई मेहमान आ जाए या कोई कह सकते हैं उसको रिश्तेदार वाले आ जाए, जैसे मामा जी घर पे आ गए, तो मामा जी घर पे आ गए तो सबसे पहले सेवा करने के लिए क्या है? सबसे पहले पानी, और उसके लिए एक मीठा जल बना दिया जाता है, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शरबत। तो मान लीजिए ये एक बर्तन है, इस बर्तन में शरबत का निर्माण करना है, तो सबसे पहले हमको पानी लेना पड़ेगा, है ना। इसमें हम पानी ले लिए, और इस बर्तन में पानी लेने के बाद इसमें क्या मिला दिए? चीनी। तो हमने पहले क्या लिया? पानी, और उसके अनुसार, पानी के अनुसार हम चीनी की मात्रा ले लिए, और इस चीनी को घुलाने के बाद हम देखते हैं कि यह जब विलयन जो बनता है, यानी चीनी पानी के शरबत, तो हम अपनी नग्न आंखों, नग्न का मतलब क्या हुआ? नग्न आंखों, यानी का मतलब ये हो गया कि खुली आंखों। नग्न आंखों का मतलब हो गया खुली आंखों। खुली आंखों से देखना उसे संभव नहीं है। अगर हम इस कण को देखना चाहेंगे तो हमारे पास एक यंत्र है जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। उस माइक्रोस्कोप से इस नग्न कण को, किस नग्न कण को? जो इसमें पानी में क्या मिला? चीनी। इस नग्न कण को देखना अगर चाहेंगे तो माइक्रोस्कोप के सहायता से, किसकी सहायता से? माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इस कण को देख सकते हैं। किस कण को? चीनी के कण को। कोई दिक्कत? समझ में बात आ गया? ठीक है। अब एक बात समझिए मेरा, जैसे कि शादी ब्याह होता है ना। शादी ब्याह में क्या देखते हैं? मिठाई बनाया जाता है। तो जो मिठाई बनाने वाले जो कारीगर होते हैं, वो कारीगर क्या करते हैं? चीनी और पानी को मिलाते हैं। चीनी और क्या चीज को मिलाते हैं? पानी को। तो चीनी और पानी को मिला के क्या बनाता है? वह चाशनी बनाता है ना। चाशनी बना के क्या करता है? पहले अगर हमको उसको खाजा बनाना है तो पहले मैदा का वो बना लेता है, फिर उस चाशनी में इस खाजा को डालता है ना। डालने के बाद हम लोग देखते हैं, इस बात को बहुत अच्छा से समझिएगा, डालने के बाद खाजा तो बन गया, लेकिन कभी कभी उस कढ़ाई में, जिस कढ़ाई में चाशनी बना होता है, उस कढ़ाई में देखिएगा कि वह कारीगर जो है कुछ मात्रा में बच जाता है। बचने के बाद उसके अंदर जो पानी होता है, चीनी पानी का जो चाशनी बनाया जाता है, वो गर्म करके पानी धीरे धीरे, या पानी किसी कारणवश वो वाष्पित हो जाता है। वाष्पित का मतलब है वो धीरे धीरे गर्म करने के बाद पानी उड़ जाता है। आप देखिएगा घर में कभी कभी देखते होंगे कि अगर कोई भी खाद्य पदार्थ यानी खाने वाला पदार्थ में अगर पानी की मात्रा ज्यादा हो जाता है तो मम्मी क्या करती है? उसको नीचे से आंच देती है। आंच का मतलब होता है गर्म करती है। अगर उसको नीचे से गर्म करती है तो उस बर्तन का जो पानी होता है धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ना स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है मेरा?
है ना। जब यह वाष्प बन के उड़ जाता है तो इसके अंदर जो पदार्थ होता है वो बचता है। तो उसी तरह चीनी और पानी का जब चाशनी को मिलाया जाता है तो धीरे धीरे गर्म करने के बाद पानी वाष्पित होता चला जाता है और चीनी का मात्रा बच जाता है। तब वो चीनी पानी जब वाष्पित होने के बाद वो चीनी दिखने लगता है। तो एक तर्क यह भी देख सकते हैं कि चाशनी अगर ऐसा बनाया जा सकता है तो ऐसा है कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, क्योंकि चीनी और पानी को मिलाने के बाद देखना हमको संभव नहीं है। एक हो गया। दूसरा है, कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कि छोटे छोटे कीड़े होते हैं पानी में, बहुत गौर से देखने के बाद उस कीड़े को दिखता है, लेकिन बहुत गौर से मतलब क्या, उसको एक टक देखना पड़ता है तो दिखता है। लेकिन क्या है कि जब उस कीड़े को बहुत देर तक देखना भी संभव नहीं होता है, लेकिन उससे भी अगर छोटा जो है कि सूक्ष्म जीवाणु वो दिखता नहीं है। तो इसका मतलब ये है पदार्थ के कण जो है उस सूक्ष्म में होता है, छोटा छोटा होता है। एक एग्जाम्पल उसके अनुसार बता रहे हैं। तो मान लीजिए जैसे अगर हम पत्थर के बहुत बड़ा चट्टान बना है तो उसके छोटे 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 कण मिलने के बाद उतना बड़ा चट्टान का निर्माण होता है। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, पदार्थ जैसे में क्या लिख सकते हैं, बोलिए। चीनी और पानी का विलयन या घोल कह सकते हैं, है ना, घोल, है ना। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे कण होते हैं। पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे पॉइंट हम लोग 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या होगा बुआ, पदार्थ के कण अनवरत रूप से गतिशील होते हैं। जैसे देखिए, अब पदार्थ के कण अनवरत रूप से गतिशील होते हैं, इसको कैसे प्रमाणित करेंगे। अब हम लोग जैसे पानी को ले लीजिए, पानी को अगर हम इस बर्तन में रख दिए, ठीक है, अब इस बर्तन में हमारा पानी है, अब इस बर्तन में पानी को गर्म नीचे से उष्मा देना का काम कर देते हैं। जैसे मम्मी क्या करती है, लकड़ी जलाना का काम करती है ना, तो उष्मा देने का कार्य करते हैं। तो जैसे गर्म करते हैं तो पानी ये क्या करने लगता है, उबलने लगता है ना, पानी उबलने लगता है। जब ये पानी उबलने लगता है तो क्या देखते हैं कि पानी धीरे धीरे उबाल आने लगता है, और ये उबलने के दौरान क्या होता है कि ये कण आपस में पूरा गतिशील होने लगता है ना। तो इसका मतलब ये है पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। अगर उसका क्या बढ़े, ताप बढ़ने पर उसके कण में क्या होता है, वृद्धि होती है ना। इसका मतलब ये हो गया, जैसे हम लोग घर में पानी उबालने का काम करते हैं, भात चावल बनाने का काम करते हैं, तो नोट में एक बात लिख सकते हैं कि इसमें क्या लिख सकते हैं, ताप वृद्धि होने पर कणों की गति में वृद्धि होती है। जैसे देखिएगा, कोई चीज अगर गर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ मछली बन रहा होता है या किसी के यहाँ कोई स्वादिष्ट खाना बन रहा होता है, जैसे भोज भंडारा, उसको देखिए भोज भंडारा में जैसे मसाला को मिलाया जाता है तो उस और नीचे से गर्म किया जाता है, तो हवा का झोंका जैसे चलता है तो सुगंध से पता चल जाता है कि फलना के यहाँ ये बन रहा है, फलना के यहाँ बन रहा है, या फलना जगह भोज हो रहा है। तो इससे इसका मतलब ये है कि उसका कण, जब जो मसाले का कण है वो हवा में जाने के बाद उसका गति हीट होने के बाद वो पूरे वातावरण में फैलने लगता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया पदार्थ का कण अनवरत रूप से क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, है ना। पॉइंट नंबर 4, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित
करते हैं। देखिए अब इसको एक बात समझिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे हम लोग तीन पदार्थ को तुलना करते हैं, जैसे ले लीजिए पत्थर का टुकड़ा, ठीक है, एक ले लेते हम जल, और एक ले लेते गैस रूप में हम लोग कौन, ऑक्सीजन, ठीक है। अब इस बात को समझिए, पत्थर का जो टुकड़ा है वह पूरी तरह से अगर हम चाहेंगे कि अलग करना तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके जो कण है एक दूसरे से इस प्रकार से साझा करके जुड़ा होता है ना, इतनी मजबूत के साथ जुड़ा होता है कि इसको अलग करना संभव नहीं है। यानी एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से आकर्षित किया होता है। बात समझे? तो इसका मतलब ये हो गया कि पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पॉइंट नंबर दूसरा समझिए इसमें, जल। जैसे अगर हम इस बर्तन में जल लिए, इस बर्तन में जल लिए, इस बर्तन के अनुसार अगर हम जल लेते हैं तो देखते क्या है कि इस अनुसार है बर्तन। अगर इससे बड़ा अगर बर्तन लेते हैं और इसी जल को रखते हैं तो इसका आकार जल का बदल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके कण में कुछ ना कुछ कमी होता है। तो कमी क्या है कि इसके कण दूर दूर होते हैं थोड़ा, और पकड़ में कमी होती है। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, ऑक्सीजन। तो हवा को किसी चीज में बर्तन में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जो बंद नुमा बर्तन हो, जैसे कि चारों तरफ से, जैसे हम लोग घर में गैस सिलेंडर होता है तो उस बर्तन में बंद कर सकते हैं। तो लेकिन इसके कण अगर थोड़ा सा अगर बर्तन खोल दिया जाए तो पूरी तरह से फिर हवा में उड़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसके कण एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। तो इन सब कणों के बीच एक बल कार्य करता है जिसका नाम होता है अंतरा अनुक आकर्षण बल। बात समझे? तो इस कणों को पकड़ के रखने का कार्य अंतरा अनुक आकर्षण बल का होता है। अब देखिए, जो पदार्थ जितना ज्यादा ठोस होगा, जो जितना ज्यादा मजबूत होगा, उसके बीच उतना ही ज्यादा अंतरा अनुक आकर्षण बल होगा। बात समझे? या अंतरा अनुक बल भी बोलते हैं, आकर्षण बल के छोड़ देते हैं कभी कभी तो अंतरा अनुक बल भी बोलेंगे या अंतरा अनुक आकर्षण बल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पत्थर में अंतरा अनुक आकर्षण बल ज्यादा है ना। उसके बाद पानी और हवा से ज्यादा है जल में, क्योंकि जल का अपना बर्तन के अनुसार रह सकता है, लेकिन हवा या कोई भी गैस जो है, हाइड्रोजन गैस हो, हीलियम गैस हो, वह नहीं रह सकता है। बात समझ में आया? तो इसमें हम एक पॉइंट लिख सकते हैं क्या, कि क्या लिख सकते हैं नोट में, पदार्थ के कण अंतरा अनुक आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से या एक दूसरे के कारण एक दूसरे को बल के कारण एक बल के कारण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बात समझे? अब हम क्या बोलना चाह रहे थे, जैसे हमारे पास क्या था, पत्थर में क्या होगा, अंतरानुक आकर्षण बल ज्यादा होगा। उसके बाद किसमें कम होगा, जल में। उसके बाद उससे भी कम किसमें होगा, हवा में, है ना। तो इसका मतलब ये है सबसे ज्यादा अंतरानुक आकर्षण बल क्या चीज में होगा, पत्थर में होगा। यानी ये कहलाएगा पत्थर हमारे बनिस्पत ठोस होगा, ये द्रव होगा, और हवा क्या होगा, गैस होगा। आगे जाके हम लोग इस बिंदु पर चर्चा करेंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, कौन कौन अवस्थाएं हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन हम लोग तब तक इस बिंदु को समझते हैं। ठीक है, अब आते हैं पदार्थ के कणों, अगला पॉइंट जो है हमारा पांचवा पॉइंट क्या है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान, या कह सकते हैं खाली स्थान होता है। इस चीज को समझने का प्रयास
करेंगे। ठीक है, जैसे फिर से हम उस जल का उदाहरण लेना चाहेंगे। अगर मान लिया जाए इस बर्तन में जल है, क्या है, जल है, और यहाँ पे हम फिर उसी चीज को लेना चाहेंगे, क्या, पत्थर का टुकड़ा, या पत्थर ले लीजिए, और ले लीजिए क्या, हवा या वायु कह सकते हैं बेटा। अब यहां समझो हुआ, अगर हम पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान हमको साबित करना है कि होता है या नहीं। अब देखो एक सवाल आता है यहाँ पे कि पत्थर के टुकड़े में कोई चीज मिलाना चाहेंगे, तो पत्थर के अंदर अगर हम कुछ डालना चाहेंगे तो संभव ही नहीं है, क्योंकि पत्थर के अंदर अगर हम एक कील को, कील मतलब क्या हुआ, काटी जिसको बोलते हैं, काटी को भी अगर घुसाना चाहेंगे या ठोकना चाहेंगे तो उसके अंदर जाना संभव नहीं है, क्योंकि उसके अंदर रिक्त स्थान होता ही नहीं है। इतना कम होता है कि जहां उसके अंदर किसी भी पदार्थ को प्रवेश कराना संभव ही नहीं, असंभव है। बात समझे। दूसरे पॉइंट में हम आते हैं जल में। जल के अंदर हम लोग जानते हैं, एक उदाहरण पहले से भी ले रहे थे विलियन का, कि हमारे घर में अगर कोई मेहमान आ जाए या कोई अगर गेस्ट आ जाए तो क्या करते हैं हम लोग, पहले उसकी सेवा के लिए हम शरबत पानी देते हैं। तो शरबत में जैसे पानी को चीनी में जब मिलाते हैं तो इसके अंदर कण, हमारा चीनी के कण जो है आसानी से घुल जाता है। तो इससे यह साबित होता है, और वह चीनी दिखता भी नहीं है, तो इसका मतलब यह साबित हो जाता है कि उसके अंदर जो हमारा पानी के अंदर जो चीनी है मिला, तो इसके मतलब है कहीं ना कहीं पानी के अंदर स्थान होगा और उस स्थान में चीनी जाके आप घुल जाता है। तो इसका मतलब यह साबित होता है कि पानी के अंदर रिक्त स्थान होता है और चीनी यहाँ आके अपने रिक्त स्थानों में क्या होता है, घुल जाता है। बात समझे कि नहीं। अब देखिए हवा का, जैसे इसमें ये क्या होता है, जैसे मान लिया जाए हम लोग घर में क्या लगाते हैं, आज के डेट में हम लोग बहुत शादी ब्याह होता है तो सज धज के कहीं निकलते हैं, निकलते कि नहीं निकलते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जल्दी से ड्यू लगाते हैं या फॉग मारते हैं। तो फॉग हम लगाते हैं, लेकिन क्या है कि जहां जहां जाते हैं वहां वहां फॉग, ये हमारा शर्ट में लगा अगर है तो वो पूरा गंध देना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फॉग है वायु में पूरी तरह से फैलना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब है वो गति कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वायु में इतना ज्यादा स्थान रिक्त है कि हमारा फॉग जो है वो घुलना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, जैसे मम्मी कभी पूजा करती है, पूजा करने के दौरान क्या करती है, अगरबत्ती जलाती है, अगरबत्ती का जो गंध है वो पूरा वायु में फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो पता चल जाता है कि मम्मी ने अगरबत्ती जलाया है। तो इसका मतलब है कि वायु के अंदर इतना ज्यादा रिक्त स्थान है कि अगरबत्ती का गंध उसमें घुल जाता है आसानी से। बात समझे कि नहीं। इसका मतलब एक तो इस चीज क्यों पाया जाता है इसके अंदर, तो पाने का रीजन क्या है, तो इनके बीच एक स्थान होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अंतरा अनुक स्थान या अनुक स्थान भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक नोट में ये बात लिख लीजिए कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को अंतरा अनुक स्थान कहते हैं। अब बोलिए, अब रिक्त स्थान किस में ज्यादा होगा, हवा में, क्योंकि हवा में कोई भी चीज आसानी से घुल सकता है। उससे कम किस में होगा, जल में। और सबसे कम नग्न किस में होगा, मतलब एकदम कम, ना के बराबर, तो वो होगा पत्थर में। तो इसका मतलब है पत्थर में क्या होगा, सबसे कम। उससे ज्यादा किस में होगा, जल में। और सबसे ज्यादा किस में होगा, हवा में। तो इससे सवाल उठता है, यहाँ से सवाल कई बार दागा गया है कि बताइए कि सबसे अधिक अंतरा अनुक स्थान किस में पाया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि अंतरा अनुक स्थान यानी गैसीय पदार्थ में पाया, जिसमें कि हवा हो गया, हीलियम गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, ये सारी गैसें हो जाएगी। दूसरा जल हो गया, तीसरा पत्थर हो गया ठोस में, है ना। ये आप इस सवाल का जवाब इस प्रकार से आप दे सकते हैं। अगर समझ में आया है तो आप लाइक दे दीजिए और कमेंट्स में बताइए कहाँ पे सुधार किया जाए, और कहाँ पे थोड़ा सा वीडियो में जो ना समझ आए उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखने का काम कीजिए, ताकि और से अच्छा हम इससे बढ़िया से वीडियो बना सके। चलिए आगे बिंदु को समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन और इसमें 9th क्लास में पूछा जाता है, क्या, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। अभिलाक्षणिक गुण का मतलब पदार्थ के अंदर जो
कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से गुण होने का कारण है, क्यों हो, इसका रीजन क्या माना जाना चाहिए, है ना, इसके गुण के बारे में चलते हैं। तो पिछला बिंदु में हम बहुत सारी चीज को हम लोग गौर से देखे कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है, पदार्थ के अंदर अंतराणु का आकर्षण बल होते हैं, पदार्थ के अंदर अंतराणु का स्थान होता है। तो उसी बिंदु का चर्चा है। तो पदार्थ के कणों के मध्य एक रिक्त स्थान होता है। तो हम लोग देखे थे पदार्थ के कण के अंदर सच में एक रिक्त स्थान होता है, जिससे कि हम जल और पानी की चर्चा किए। तो जल और पानी का जल और पानी की चर्चा में क्या है, दोनों शब्द तो एक ही है, लेकिन उसमें क्या चीज को घोलते हैं, चीनी को। चीनी को घोलने के बाद क्या है, चीनी आसानी से जल में मिल जाता है। तो मिलने का कारण क्या है कि चीनी के अंदर हमारा रिक्त स्थान है, चीनी के अंदर नहीं, पानी के अंदर हमारा रिक्त स्थान है, जिसके कारण चीनी आसानी से घुल जाता है। अगर हम जैसे पानी और बालू को घुलाना चाहेंगे तो नहीं घुलेगा। क्यों? अब एक सवाल यहाँ उठता है, क्योंकि बालू एक घुलनशील पदार्थ नहीं है। अगर हम चीनी के जगह हम अगर देखते हैं कोई मार्केट वगैरह में रसना मिलता है, ग्लूकोज मिलता है ना, ग्लूकोन डी वगैरह मिलता है, अगर हम उसको घुलाना अगर चाहते हैं पानी में तो आसानी से घुल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच रिक्त का स्थान होता है ना। तो एक पॉइंट ये हो गया कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, कन्फर्म है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात गतिज ऊर्जा। जैसे क्या, हम अगर तीर को खींचते हैं और छोड़ देते हैं तो तीर जैसे चलना स्टार्ट होता है उसमें एक गतिज ऊर्जा आ जाती है। तो उसी तरह कोई भी पदार्थ को नीचे से अगर ताप देना स्टार्ट करेंगे, अगर थोड़ा थोड़ा ताप देंगे तो उसके जो भी उस बर्तन में पदार्थ होगा वो धीरे धीरे हीट गर्म होने लगेगा। जैसे मान लीजिए उस बर्तन में पानी हो, पानी जब गर्म होगा तो बुलबुला करना स्टार्ट देगा और वह धीरे धीरे उबलना स्टार्ट हो जाएगा। और उबलेगा तो इसका मतलब ये है कि उसका गति आपस में क्या करने, गतिशील होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। अगर जितना ज्यादा आप पानी के अंदर ताप बढ़ाइएगा उसका गति उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो सवाल एक ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि किसी भी पदार्थ की ताप बढ़ने के बाद गति में क्या परिवर्तन होता है। तो गति में परिवर्तन क्या होता है, उसकी गति का मान बढ़ जाता है। बात समझे कि नहीं? तो अतः ताप वृद्धि होने पर कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो पूछा जाएगा सवाल में कि किसी भी पदार्थ की ताप का मान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है या घटती है। तो आप क्या बताइएगा कि तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा का भी मान बढ़ेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होते हैं, जिसे हम लोग अंतर आणविक बल बोलते हैं। हमने बोला कि पदार्थ के कण जो एक दूसरे से संघनित रूप में जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जकड़े जो होते हैं, जैसे ठोस पदार्थ के पत्थर के कण, तो उसके बीच हम लोग जानते हैं अंतरा आणविक बल या अंतरा अणुक आकर्षण बल भी बोलते हैं, है ना। तो इस बल के कारण ही कोई भी पदार्थ क्या होता है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। और जिस पदार्थ में अगर ये अंतराणुक आकर्षण बल कम होगा वो उतना ही कमजोर होगा। जैसे कि मान लीजिए जल ले लीजिए, आप ले लीजिए दूध ले लीजिए, गोंद ले लीजिए, है ना, तो वो सब आपका अंतराणुक आकर्षण बल पत्थर के बनिस्पत कम होता है उसमें। अब देखिए आते हैं पॉइंट नंबर 4 में। पदार्थ के कणों के मध्य की दूरी घटने के साथ साथ कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल बढ़ता जाता है। जैसे अगर मान लीजिए हम अगर लेना चाहें तो अगर मान लीजिए पानी ले लेते हैं, ठीक है, और पानी को धीरे धीरे संघनित करते जाएंगे और संघनित करके बर्फ बना दीजिए। ठीक है, अगर बर्फ बना देते हैं हम उसको तो देखिए वो धीरे धीरे ठोस एक भांति हो जाए। अगर उससे हम मारना चाहेंगे तो आदमी को मारेंगे, चोट लगेगा। तो इसका मतलब है उसका कण एक दूसरे से जकड़ के और पानी एक संघनित रूप में एक ठोस का आकार ले लेता है। तो ठोस आकार लेने के बाद इसका मतलब ये हो गया कि पदार्थ के कणों की दूरी अगर घटा दिया जाए, अगर हम जल की दूरी घटा देते हैं और उसको पूरी ठंडा करने के बाद वो धीरे धीरे जम जाती है, तो इसका मतलब ये हो गया घटने के साथ साथ उसका अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होगा, एक दूसरे के बीच अधिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उसकी दूरियां घटेगी तो वो धीरे धीरे आपस में अणु एक दूसरे से सटते जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया। अब इसमें नोट में एक बात लिखे हैं, अणुओं की गतिज ऊर्जा को हम के से संकेत करते हैं, है ना, और ताप को इंग्लिश में होता है टेम्परेचर का पहला लेटर क्या है, टी। तो आज जितना भी साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक में जितना भी संकेतिक को यूज किया है वो 70% से ज्यादा अल्फाबेट में जो भी लेटर पहले आता है उसको लेने का कार्य किया है। तो परम ताप के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब एक दूसरे के अनुपातिक रूप में, और अर्थात गतिज ऊर्जा के टी बराबर, अर्थात ताप बढ़ने पर गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, क्योंकि ताप बढ़ने पर गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? अब आते हैं अगला हेडिंग पॉइंट में, इसको हेडिंग पॉइंट बनाइए, पदार्थ का वर्गीकरण।
तब पदार्थ का जो वर्गीकरण होता है, इसको पहले आप लोग लिख लीजिए। अब आइए पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ का जो वर्गीकरण आज के वर्तमान समय में या हमारे वैज्ञानिकों ने दो आधार को माना। दो आधार को क्या माना? एक भौतिक आधार, जिसको हम लोग फिजिकल बेस्ड भी बोलते हैं, है ना, और दूसरा हम लोग कहते हैं रासायनिक आधार। लेकिन इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम लोग आपको भौतिक आधार पढ़ने का अवसर मिलेगा, क्योंकि इस चैप्टर में पूरी तरह से भौतिक ही आधार का चर्चा की गई है पदार्थों का। तो चलिए हम लोग जानते हैं पदार्थ के भौतिक आधार पर वर्गीकरण, यानी अगला हेडिंग बनाते हैं पदार्थ के भौतिक आधार या गुणों पर आधारित वर्गीकरण। चलिए ये समझते हैं। सबसे पहली बात आप समझिए, पदार्थ को मुख्यतः जो है, मुख्यतः एक शब्द आता है मुख्यतः, तो पदार्थ जो है हम मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। लेकिन पदार्थ की अवस्था आज के डेट में 4 भी है, कहीं कहीं 5 भी देखने को मिलता है। जैसे हम लोग ठोस, द्रव, गैस बचपन से जानते आए हैं कि वस्तु कोई ठोस होता है, कोई द्रव होता है, कोई गैस होता है ना। लेकिन चौथी अवस्था जो है वो प्लाज्मा है, 5वीं अवस्था है वो बोस-आइंस्टीन है। ठीक है, तो पदार्थ जो है मुख्यतः जो हम लोग एक शब्द यूज होता है वो 3 अवस्था, तो ठोस, द्रव और गैस। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन की चर्चा बहुत कम होती है और वो 11-12 में पढ़ने को मिलता है कि उसका। लेकिन आप एक चीज जान लीजिए कि पदार्थ का जो अवस्था है वह 5 होता है। 5 लिख लीजिए आप। एक ठोस, ठीक है, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, 5वां बोस आइंस्टीन। ठीक है, लेकिन एक ये पदार्थ की भौतिक वर्गीकरण हो गया आधारित 5। लेकिन यह बुक में आप लोग को एक शब्द आता है पदार्थ की भौतिक अवस्था मुख्यतः, एक सवाल ये आता है ना, TRQ का मतलब हो गया टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन, यानी इस टॉपिक से जो रिलेटेड है वो हो गया TRQ। ठीक है, पदार्थ की भौतिक अवस्था मुख्यतः 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन? एक हो गया ठोस, जिसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं, है ना। दूसरा हो गया द्रव, जिसको हम लोग लिक्विड बोलते हैं। बात समझे? ठीक है, तीसरा हो गया गैस। ठीक है, अगर पदार्थ का वर्गीकरण अगर पूछा जाए तो हमारे जो 9th क्लास का बुक है वो 3 है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन हम लोग जानते हैं कि आगे भी कक्षा में जानकारी रखने के लिए पदार्थ की अवस्था कितना मुख्यतः पूछ दे तो आप जवाब उसमें दीजिएगा 3 ही होती है। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस, है ना। अब आप जानते हैं ठोस किसे कहेंगे, द्रव किसे कहेंगे, गैस किसे कहेंगे। अब देखिए, अब मान लीजिए हम यहाँ पे एक ईंट ले लेते हैं। क्या ले लिए? ईंट। इसका अणु जो है जुड़ा रहेगा, है ना। दूसरा, एक बर्तन में हम जल ले लेते हैं।
ठीक है। तीसरा एक बैलून ले लेते हैं, है ना, बैलून हो गया, इसको धागा से यहाँ बांध दीजिए आप, और इसमें आप कोई भी गैस दे दीजिए, है ना। गैस मान लीजिए बैलून में हम लोग उड़ाने के लिए कौन सा गैस यूज करेंगे, तो हीलियम गैस में, देखते हैं मेला वगैरह में कौन सा गैस आता है उड़ाने के लिए, तो हीलियम गैस का यूज करता है, क्योंकि हवा से हल्का होता है। इसमें क्या है, हमारा जल है, और ये क्या है, हमारा ईंट। चलिए आप समझते हैं। अब ये ईंट जो है ठोस क्यों है, इसके कण जो है, छोटे छोटे कण आपस में बहुत ही कम स्थान से जुड़े होते हैं, जो कि एकदम पूरे साझे रूप से जुड़े होते हैं, तो यह क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। क्योंकि इसके कण के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। क्या कम होता है, रिक्त स्थान, है ना। आते हैं पहले, एक चीज आता है अंतरा अनुक आकर्षण बल। तो अंतरा अनुक आकर्षण बल ठोस में जो है वो आपका ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इसके कण जो है बहुत ही मजबूती के साथ जुड़े होते हैं, और इतना ज्यादा मजबूती के साथ जुड़े होते हैं कि इसको अलग करना कठिन होता है। ठीक है। उसी प्रकार से जल, या जल को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव। द्रव में कण होते हैं दूरी, तो इसका अंतरानुकाकर्षण बल ठोस से कम होता है, और उससे भी कम किस में पाया जाएगा, आपका गैस में, जो आपका बैलून में भरा हुआ है। अब इसका उल्टा चलिए, एक आता है पॉइंट में क्या, अंतरा अनुक स्थान। तो ठोस में क्या होगा, अंतरा अनुक स्थान कम होगा, क्योंकि इसके अणु छोटे छोटे जो होते हैं बहुत ही सटे होते हैं, और सटे होने के कारण इसके बीच का रिक्त स्थान बहुत कम होता है, और द्रव में रिक्त स्थान ठोस से ज्यादा होता है, और गैस में उससे ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि आप जब अगरबत्ती जलाते हैं तो वो पूरे रूम में फैल जाता है। इसका मतलब यह है कि जो हमारे रूम में ऑक्सीजन है उसमें हमारा अगरबत्ती का गंध पूरी तरह से फैल जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा गैसीय पदार्थ है उसके अंदर आसानी से कोई भी पदार्थ को प्रवेश किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पदार्थ का वर्गीकरण में ठोस का क्या अवस्था रहता है, उसका कैसे, उसका जो है भौतिक गुण क्या क्या होना चाहिए। तो इन सब को जानने का प्रयास करेंगे। इतना तक हम बताएं, और अगर हमारा वीडियो ठीक लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट्स में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।